हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एएसपी विद बायोलॉजी क्लास में। हम लोगों ने यहाँ मानव जनन का जो टॉपिक था, जो चैप्टर था वो फिनिश कर लिया था। आज हम लोग उसके कुछ एमसीक्यू देखेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड 12th में है तो वो उसमें एमसीक्यू जो होते हैं 4 नंबर का आता है हम लोग का बायोलॉजी में, और उसमें से हमें चारों के चारों नंबर गेन करने हैं। और ये जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ये हमारी एनसीईआरटी बुक के दिए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम लोग इनकी प्रैक्टिस करते हैं। बस सिर्फ सरसरी निगाहों से देखते जाना है, और इसको एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये आंसर, और ज़्यादा माइंड पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए ध्यान से, मतलब इसमें पूछा गया नहीं है, कौन सा महिला का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो गर्भनाल, अंडाशय, गर्भाशय, ये तीनों फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, और जो शुक्रवाहिका जो है ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हम लोगों का आंसर सही है डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर से निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु होता है जो मेल से निकलता है, उसका निषेचन कहाँ होता है? तो ये डिंब वाहिनी नली में उसका निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं महिलाओं की आवाज़ का मधुर होना, उनमें स्तनों का विकास होना, गुप्तांगों में बालों का आना, और उनमें मासिक चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ होना। तो ये सब किसके कारण होते हैं? ये एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। एस्ट्रोजन द्वितीयक लक्षणों का फीमेल में विकास करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें पुजायांगी या गाइनेंड्रोमार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वृषण में होता है। वृषण को इंग्लिश में हम लोग टेस्टिस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे क्या कहते हैं? मतलब नर अलग पहचाना जाए और मादा अलग, तो इसे कहते हैं एकलिंगी। इसको क्या बोला जाता है? नर और मादा को जब अलग अलग पहचानते हैं तो इसको बोलते हैं एकलिंगी कहा जाता है। और जो ये लक्षण जो प्रदर्शित करता है जिसे पहचाना जाता है उसे लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग मतलब नर और मादा अलग अलग होते तो ये एकलिंगी हैं, क्योंकि इनमें जो होता है सेक्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है, पर इनमें लैंगिक जो होते हैं लैंगिक कैसी पाई जाती है? द्विरूपता पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर कौन सही है? आंसर सी सही है। नर में गौड़ लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स कौन होता है? गौड़ मतलब होता है द्वितीयक, गौड़ का मतलब होता है द्वितीयक, प्राथमिक का होता है प्रथम वाले लक्षण। तो जो द्वितीयक लक्षण जो होते हैं नर में कौन टेस्टोस्टेरोन जो करता है वो उत्पन्न करता है। गौड़ लक्षण पुरुषों में होता है जो आवाज़ का भारी होना, गुप्तांगों में बाल आना, और टेस्टिस में क्या? शुक्राणुओं का बनना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? 28 दिन की होती है। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? तो 28 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किए जाने वाली विधि कौन सी होती है? तो वेस्कोटॉमी कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? वेस्कोटॉमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि जो मतलब नर में ही पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सी ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो कि केवल नर में पाई जाती है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। रजो चक्र जो होता है का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है FSH और LH क्या करती है? रिलीज करती है। कुछ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं हार्मोन्स का भी स्रावण करती है। तो पीयूष ग्रंथि को जो होता है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? अनिषेक जनन जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के अंडे का क्या होता है? विदलन होता है, क्लेवेज होता है। मतलब जो अंडाणु जो होता है उसका निषेचन नहीं होता है, और बिना निषेचन के अंडे का विदलन होने की क्रिया जो होती है वो अनिषेक जनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, माहवारी चक्र में पुट्टिका प्रवस्था कितने दिन की होती है? जो पुट्टिका की जो प्रवस्था होती है वो कितने दिन की होती है? 10 से 12 दिन की होती है। पुट्टिका प्रवस्था 10 से 12। किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। तो किसको कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है। मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ हो जाता है? तो जो मेल में होते हैं वो 15 से 18 वर्ष के बाद जो होते हैं वो शुक्र जनन शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। मतलब 15 से 18 वर्ष में लगभग सभी जो मेल होते हैं उनमें शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा जो होता है, जो एक सेल होती है, वृद्धि करके वयस्क बन जाता है, कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस। जो अंडा होता है वह बिना निषेचन के वृद्धि करके क्या होता है? बड़ा बन जाता है, वयस्क हो जाता है, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु 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 जनन में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है। जो स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पुरुष प्रजनन तंत्र के अंगों में सम्मिलित है। तो देखो, वृषण जो है, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, जो कि केवल मेल में पाई जाती है, और आदि वृषण जो होते हैं, ये तीनों अंग जो होते हैं वो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो आंसर हमारे ये तीनों सही होंगे, ये सभी होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणीय विकास कहा जाता है। तो भ्रूणीय विकास किसे कहा जाता है? अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह की अवधि को क्या कहा जाता है? भ्रूणीय विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है ये मेल का है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो शुक्राणु को कराया जाता है, केवल शुक्राणु को कराया जाता है, क्योंकि स्त्री के गर्भाशय में अंडाणु जो है वो पहले से उपस्थित होता है, तो केवल शुक्राणु को कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, किसे बताता है एमनियोसेंटोसिस? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। एमनियोसेंटोसिस का तरीका होता है भ्रूण के लिंग को। तो आंसर सही है ए। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, तो वेसेक्टॉमी बोला जाता है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा मादा जनन का तंत्र का भाग नहीं? शुक्रवाहिका नहीं है। मानव प्रजनन के चरणों का क्रम कौन सा होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन के बाद क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। उसके बाद क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलप होता है, भ्रूणीय विकास होता है। तो 1 2 3 आंसर हो गया, सी सही हो गया। अगला देखते हैं, गर्भ की सबसे बृहत्तम झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो जरायु कहा जाता है। गर्भ की सबसे बृहत्तम झिल्ली को क्या कहा जाता है? जरायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है कापर टी। अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? तो इसमें बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो द्विखंडन के द्वारा होता है। द्विखंडन को बाइनरी फ्यूजन भी बोलते हैं। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रैफियन पुटिका के फट जाने पर निम्न में से कौन सी संरचना बनती है? तो कार्पस ल्यूटियम बनती है। जब फट जाती है तो उसके बाद क्या बनता है? कार्पस ल्यूटियम बनता है। शुक्र जनन में अंतिम रूप से एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बने की शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाली अंतःस्रावी रचना कौन होती है? कार्पस एलिबक होती है। वृषण में पुरुष जनन हार्मोन्स का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन निम्न में से कहाँ होता है? तो एपिडीडाइमिस में होता है। कहाँ होता है? एपिडीडाइमिस में होता है। इस क्लास को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारे आंसर याद हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।